नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में, है ना। पिछले लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने देख लिया था कि किस प्रकार से हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद में राजगद्दी पर बैठता है और उसका तो सारा जीवन जो है लड़ने में और इधर उधर भागने में ही निकल जाता है, और अंत में वो किस प्रकार से दीनपना नामक इमारत जो है वहाँ से सीढ़ी से फिसल के गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि हुमायूं को चुनौती दी थी शेर खान नाम के एक व्यक्ति ने, और वो शेर खान कौन था? वही था शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक, है ना। तो आज हम उसी साम्राज्य के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइए। शेरशाह सूरी, इसे सूरी या अगर इसको वास्तविकता में कहा जाए तो सूर साम्राज्य, ये अफगान लोग थे, है ना। ये कौन थे? ये अफगान हुआ करते थे ये। ठीक है, इसका असली नाम क्या हुआ करता था? इसका असली नाम था फरीद, है ना। इसका असली नाम फरीद हुआ करता था, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था हसन खां, और हसन खां की 4 बीवियाँ थी और 8 उनके बेटे थे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कितनी बीवियाँ कितने बेटे, कहानी के तौर पर समझने के लिए आपको याद रख लेना है। पंजाब में इसका जन्म हुआ था शेरशाह का। इसका असली नाम क्या था? फरीद। ठीक है, फिर 1494 ईस्वी में वो कहाँ चला जाता है? वो सहसाराम पड़ता है बिहार में, वहाँ रहता था। फिर वो छोड़कर वो वहाँ से जौनपुर चला जाता है। वहाँ जाकर वो क्या करता है? अरबी और फारसी की जो पुस्तकें हुआ करती थी, गुलिस्तां, बोस्तां और सिकंदरनामा, इन पुस्तकों का जो है वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना। जिस प्रकार से अगर हमारे भी देखा जाए तो जैसे महाभारत, रामायण, इस प्रकार के काव्य अगर कोई चीज़ें पढ़ाई जाए या पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाई जाए, इस प्रकार से जो किताबें होती हैं, उसी प्रकार से ये गुलिस्तां, बोस्तां, सिकंदरनामा ये किताबें हुआ करती थी जिनसे ज्ञान प्राप्ति होती थी। तो इनका उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हुआ करता था। इसलिए इसके पिता जहाँ काम करते थे जमात खां के यहाँ, उसका ये विश्वास पात्र आदमी बन जाता है। इंटेलिजेंट आदमी था। ठीक है, फिर क्या होता है? 1457 में आते आते इसके पिता जो थे, इसके पिता ने इसको सहसाराम और गयासपुर जो है उस परगने का इसे मैनेजर नियुक्त कर देते हैं कि हाँ भाई तू यहाँ का मैनेजमेंट संभालेगा, सहसाराम और गयासपुर का। ठीक है, 1518 तक देखिए ये परगने इसके अंतर्गत रहते हैं। परगने मतलब जो क्षेत्र थे वहाँ के, वो इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, फरीद जो था वो बिहार का जो सुल्तान था बहार खान लोहानी, उसकी सेवा ये प्राप्त कर लेते हैं, यानी उसके यहाँ ये नौकरी करने लगता है, उसमें काम करने लगता है। बिहार का जो सुल्तान होता है बहार खान लोहानी के यहाँ। फिर और एक बार जो है ये फरीद जो है ये लोहानी के साथ शिकार पे जाता है, और जंगल में जब शिकार करने जाता है लोहानी, तो वहाँ पर एकदम से शेर आ जाता है, और वो शेर हमला कर देता है लोहानी पर, और उसकी रक्षा करने के लिए फरीद आगे कूद जाता है और ये अपने हाथों से ही उस शेर को मार देता है। इसलिए खुश होकर लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दे दी कि भाई शेर को मार दिया, क्या शेर आदमी है ना, तो शेर खान की इसे उपाधि दे दी। तो देखिए फरीद से बन गया ये शेर खान। ठीक है, अब हम इसे आगे नाम से डालेंगे शेर खान के नाम से। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब भाई ये फेवरेट हो गया एकदम लोहानी के दरबार में। लोहानी इससे पूछ के काम करने लगा, इसके साथ बैठने लगा। तो बाकी जो अमीर वगैरह हुआ करते थे उनको थोड़ी जलन होने लगी। तो उन लोगों ने क्या किया? लोहानी के कान भरना शुरू कर दिया कि ये तो ऐसे बेईमानी कर रहा है, और ये तो आपका राज्य लूट लेगा, और ये तो इस प्रकार से कर देगा। इसलिए शेर खान को वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब 1527 में ये क्या कर लेता है? बाद में निकालने के बाद मुगलों की नौकरी कर लेता है ना। मुगल राजा कौन हुआ करता था? हुमायूं हुआ करता था ना। तो ये जो है नौकरी कर लेता है मुगलों की। ठीक है, 1526 में तो देखिए बाबर ही आता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा देता है इमरान लोदी को, और उसके बाद में बाबर यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर पाता है। तो तब 1527 में ही ये क्या कर लेता है? मुगलों की नौकरी करना शुरू कर देता है। ये नौकरी जब मुगलों की कर रहा होता है तो ये बड़ा ध्यान से, इंटेलिजेंट आदमी था, बड़ा ध्यान से देखता है हाँ कि मुगल जो है किस प्रकार से प्रशासन संभालते हैं, क्या इनके प्लस हैं, क्या इनके माइनस, क्या नेगेटिव्स, क्या पॉजिटिव्स इनके हैं ना। ये चीज़ें वो 1 साल के अंदर अंदर ये देख लेता है, और 1 साल के अंदर ये नौकरी छोड़ देता है, पूरा उनका देख लेता है वो। ठीक है, फिर बिहार में एक व्यक्ति होता है जलाल खां। तो जलाल खां का ये रक्षक और उसका शिक्षक ये बन जाता है ना, यानी उसका बॉडीगार्ड एक तरीके से बन जाता है जलाल खां का। ठीक है, अब 1528 में बिहार का शासक मर जाता है, और उसके बाद में ये जो शेर खान था, शेर खान को वहाँ का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। एक सूबेदार होता है और एक नायब यानी डिप्टी, है ना। डिप्टी इसको नियुक्त कर दिया जाता है।
बिहार का, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इसका हुमायूं के साथ संघर्ष होता है। हमने देखा था चौसा का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध आखिरी होता है। उसके कन्नौज का युद्ध होने के बाद में ये दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है और ये 1540 ईस्वी में दिल्ली पर गद्दी पर बैठ जाता है। हमने बताया था आपको कि 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं जो है 15 साल तक शासन नहीं करता है। तो उस 15 साल में कौन करता है, ये सूर साम्राज्य जो होता है उसका शासन होता है दिल्ली के तख्त पर, है ना। सूर साम्राज्य का शासन होता है। और ये शेरशाह सूरी है या शेरशाह सूर भी आप इसे कह सकते हो। ये बड़ा ही आप कह सकते हैं बड़ा गुणवान ये राजा हुआ करता था। बड़ा बहादुर तो शायद था ही, साथ साथ बड़ा गुणवान भी ये राजा हुआ करता था। उसके बाद में क्या करता है, ये 1541 ईस्वी में गख्खरों के विरुद्ध भी एक अभियान छेड़ देता है। गख्खर कौन थे? गख्खर एक जाति होती है। ये कहाँ पड़ती है? पंजाब वाला इलाका है ना, वहाँ पर ये गख्खर हुआ करते थे। तो वहाँ पर ये गख्खरों की शक्ति को भी ये थोड़ा मतलब उनके विरुद्ध अभियान छेड़ता है। हालांकि पूर्णतः तो नष्ट नहीं कर पाता है उनकी शक्ति को, परंतु हाँ उनको अच्छा खासा मजा ये चखा देता है, ठीक है। फिर उत्तर पश्चिम जो है वहाँ पर रक्षा के लिए ये रोहतासगढ़ नामक एक गढ़ बनाता है वहाँ पर उत्तर पश्चिम में, ठीक है। क्योंकि उसको पता था कि जितने भी हमारे हमले होने वाले हैं भारत पे, आज तक जितने हमले हुए हैं वो हुए कहाँ से हैं? वो उत्तर पश्चिम से ही हुए हैं। मान लो ये अपना भारत है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बना, ये है उत्तर पश्चिम। जितने भी अपने हमले हुए इधर से ही हमले हुए हैं, चाहे वो मंगोलों का हो, चाहे वो तैमूर का हो, चाहे वो ये मुग़ल वगैरह आए वो भी किधर से आए? इधर से ही आए। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर गख्खर हुआ करते थे पंजाब में, तो गख्खरों की शक्ति को भी इसने नष्ट कर दिया और यहीं पर इसने रोहतासगढ़ का निर्माण भी कर दिया। वैसे रोहतास पड़ता बिहार में, पर यहाँ पर इसने रोहतासगढ़ जो है उसका निर्माण करा दिया, ताकि अगर इस तरफ से कोई हमला होता है उत्तर पश्चिम से फिर से तो उसे रोका जा सके। तो देखिए इंटेलिजेंट तो था, तभी तो ये सब कर पाया वो, ठीक है। फिर और वहाँ पर हैबत खां और खवास खां के नेतृत्व में सेना की एक अफगान टुकड़ी को नियुक्त कर दिया कि भैया हैबत खां और खवास खां साहब आप यहाँ रहो और यहाँ आपका काम यह है कि आप ये देखोगे कि उत्तर पश्चिम से कोई हमला अपने ऊपर ना हो, ठीक है। और 1542 में ये मालवा पर भी आक्रमण कर देता है। ये देखें यहाँ पर एक गख्खरों के विरुद्ध अभियान दर्शाया गया है। यहाँ पर ये जो दर्शाया गया है ये है गख्खरों के विरुद्ध अभियान शेरशाह सूर का, ठीक है। मालवा को भी इसने जीत लिया, ठीक है। फिर क्या होता है, रायसेन का राजा होता है पूरनमल। ये रायसेन क्या पड़ता है, देखिए ये रायसेन, ये है एमपी का नक्शा और इसमें है ये रायसेन। छोटा सा राज्य हुआ करता था रायसेन। तो रायसेन का राजा हुआ करता था पूरनमल। वो अधीनता स्वीकार कर लेता है किसकी? छोटा राजा था तो शेरशाह की वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। और शेरशाह भी उसको बोल देता है भाई अगर तूने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, अब वार्षिक तू मुझे खराज देते रहियो, जो कर होता है वो देते रहियो और अब अपना तू शासन करता रहे। परंतु शेरशाह के पास खबर पहुंचती है कि ये बंदा जो है रायसेन, ये मुसलमान लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा अपने राज्य में। तो भाई इसके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि मौलाना और इसके दरबार में भी हुआ करते थे, है ना। तो इसके ऊपर दबाव बढ़ा तो इसने क्या किया, फ़ोन करा पूरनमल को, भाई तू ये क्या कर रहा है पूरनमल, हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी, है ये गलत कर रहा, तो किसी एक धर्म के लोगों को सता रहा। तो पूरनमल इसकी बात मानता नहीं है, ठीक है। तो इसको रायसेन जाना पड़ा, ये रायसेन नहीं रायसेन, है ना। इसको जाना पड़ जाता है रायसेन पूरनमल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, ठीक है। और पूरनमल जो है और उसका जो सैनिक है वहाँ पर बड़ी वीरता से लड़ते भी है। और शेरशाह ने बड़े चालाकी से काम लिया कि जो पूरनमल है उसको कहा कि भाई तू ये काम कर दे, तू सरेंडर कर दे, हम तेरी बेइज्जती नहीं करेंगे और एक तरह बड़े सम्मान के साथ राजा बने रहने देंगे। तो एक काम कर, और तुझे मारेंगे भी नहीं, तो एक काम कर हमसे संधि कर ले, और जो ये तू कर रहा था ना व्यवहार मुसलमान लोगों के साथ, ये मत कर यार, किसी धर्म के लोगों के साथ ये गलत व्यवहार तू मत कर, ठीक। पर होता क्या है कि वो समर्पण के लिए तैयार भी हो जाता है। बाद में जो मुस्लिम जनता है वो ये शेरशाह से आग्रह करती है भाई ये आदमी जो है ख़राब है और इसका तो आप जो है परमानेंटली इलाज करो तभी बात बनेगी। तो फिर ये राजपूतों को चारों तरफ से घेर लेता है और राजपूत है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। ये शेरशाह ने जो फिर पूरनमल के परिवार और उसके साथ जो व्यवहार किया था इसकी भी लोग निंदा करते हैं कि भाई जब वो सरेंडर कर चुका था और ये सब हो गया था तो फिर आपको ये वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर 1543 आते आते हैबत खां जो था उसके नेतृत्व में अफगान जो सेना थी उसने मुल्तान और सिंध को भी
जीत लिया। मुल्तान और सिंध आज के पाकिस्तान में पड़ते, तो सिंध और मुल्तान को भी ये लोग जीत लेते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। अब एक और ये अभियान इनका होता है, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये है अपना, कहाँ है ये पूरा राजस्थान का नक्शा है। देखिए ये राजस्थान का नक्शा है, आपको बता रहा हूँ। यहाँ अपना दिल्ली हुआ करता था, अलवर, यहाँ पर इधर थोड़ा सा दिल्ली हुआ करता था यहाँ पर। अब देखिए दिल्ली के एकदम नाक के नीचे एक और साम्राज्य कौन है, ये है मारवाड़ साम्राज्य। मारवाड़ रियासत हुआ करती थी राजस्थान की, एक मतलब अगर कहो राजस्थान की सबसे बड़ी कोई रियासत हुआ करती थी तो वो थी मारवाड़। और सबसे शक्तिशाली भी मालदेव के काल में तो मारवाड़ ही थी, और मेवाड़ जो है वो सबसे शक्तिशाली हुआ करती थी। तो ये है मारवाड़, है ना। और मेवाड़ जो है इसके नीचे वाला इलाका है ना, ये सब मारवाड़ में आया, मेवाड़ में आया करता था ये वाला जो है ये सब। तो इतना अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये समझो ये है पूरा जो नक्शा दिखा रखा है आपको, ये है मारवाड़ का नक्शा। अब मारवाड़ का शासक हुआ करता था राव मालदेव। राव, मारवाड़ वाले शासक जो थे अपने नाम के आगे राव लगाते थे, और ये मेवाड़ वाले जो थे अपने नाम के आगे रावल या राणा लगाया करते थे। जो बड़े भाई पहले हुआ करते थे वो रावल लगाया करते थे, जैसे रावल रतन सिंह। उसके बाद में जो है छोटे भाइयों का शासन हो गया सिसोदा वंश वालों का, इसलिए वो सब जो है अपने आप के नाम के आगे राणा लगाया करते थे, जैसे राणा सांगा, राणा प्रताप, है ना, राणा कुंभा। ठीक, तो मालदेव का शासन हुआ करता था मारवाड़ में। अब क्या होता है कि शेरशाह को पता लगता है यार ये बड़ा शक्तिशाली राजा है और मेरे नाक के नीचे है, तो ये इसको तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा होता है। परंतु होता क्या है, शेरशाह तक ये खबर पहुंचती है कि मालदेव जो है वो हुमायूं को शरण देने वाला है। क्योंकि देखिए 1540 ईस्वी में तो हुमायूं को मार काट के भगा देता है और भगोड़ा बन जाता है हुमायूं। तो हुमायूं कहीं इधर उधर से वो अपने किसी से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है। शेरशाह तक बात पहुंच जाती है कि हुमायूं जो है और मालदेव इन दोनों के जो है ये 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, मान लो। इनके बीच में क्या होने वाला है, ये लोग बैठ के और कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले हैं। ये बात किसको पता लग जाती है, शेरशाह को। तो शेरशाह जो है फ़ोन करता है मालदेव को, भाई ये वाला काम तू मत करियो इस आदमी के साथ, ये मेरा दुश्मन है, तो इस आदमी के साथ तू जो है कोई संधि मत करना। ठीक है। अब जो है ये मालदेव, और ऐसा कहा जाता है कि मालदेव और जो ये हुमायूं जो है इनमें संधि हो भी गई थी, परंतु इन दोनों के बीच में भी विश्वास नहीं था, और वो विश्वास नहीं होने की वजह से ही ये एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए। अगर इनमें विश्वास होता तो ये एक दूसरे का साथ दे लेते, तो शेरशाह को शायद ये हरा सकते थे। ठीक है। फिर जो है शेरशाह जो है ये अभियान अपना भेजता है किसके विरुद्ध, मारवाड़ के विरुद्ध ये भेज देता है कि जाओ और आप इसको हराओ। ठीक है, किसको, मालदेव को। तो मालदेव के विरुद्ध जो है वो अभियान अपना भेजता है और शेरशाह आता है इसको हराने के लिए मारवाड़ में। अब होता क्या है, मारवाड़ का घेरा डाल लिया जाता है। ठीक है, बहुत दिनों तक घेरा डाला रहता है और जीतने की कोई आशंका इनकी नहीं होती है, किनकी, शेरशाह की, क्योंकि जोधपुर बड़ा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, है ना। तो इनको फिर एक षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। इसके 2 राजपूत सरदार हुआ करते थे, जैता और कुप्पा, है ना। तो जैता और कुप्पा जो थे इसने ही इन लोगों ने ही मालदेव को ये सलाह दी थी कि हम जो है इसको नहीं, इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, हम लोग हुमायूं की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ करके उसकी हेल्प का ये इन्होंने सलाह दी थी। अब जैता और कुप्पा साहब क्या करते हैं, ये दोनों बहुत वीर हुआ करते थे, है ना, यानी सेना का बहुत बड़ा ये सेनाधिकारी हुआ करते थे, तो सेना का बहुत बड़ा भाग इनके अधिकार में हुआ करता था। अब जो है शेरशाह एक षड्यंत्र रचता है। वो क्या करता है, वो चाहता है कि जो है फूट डालो और राज करो की नीति मैं यहाँ अपनाता हूँ। वो क्या करता है, जैता और कुप्पा इनके नाम से चिट्ठी लिखवाता है, फर्जी चिट्ठी। ठीक है, और उस चिट्ठी की, जैसे कि ये जो चिट्ठी है वो जैता और कुप्पा ने लिखी है, किसको, शेरशाह को लिखी है। ठीक है, और उसमें चिट्ठी में ऐसा लिखवा दिया कि हाँ आप रात को हमला कर देना और हम तो आपके साथ हैं, ऐसा उसने चिट्ठी में लिखवा दिया। और जानबूझ के जो इसके सैनिक थे शेरशाह के, वो सैनिक जो है जो ये मालदेव होता है, मालदेव की छावनी में वो इसका जो कैंप होता है उसमें जानबूझ के वो चिट्ठियाँ गिरा देते थे कि या तो गलती से गिर गई हो यहाँ पर, या इस प्रकार से वो पकड़ी गई हो। अब मालदेव को जो है विश्वास नहीं रहता है किनमें, जैता और कुप्पा पर। तो सेना के बीच अब फूट पड़ जाती है। अब मालदेव जो है इनसे रुष्ट होकर ये तो चला जाता है, मालदेव तो कहाँ पर, अपने वापस राजधानी में जोधपुर में।
परंतु अब जयता और कुप्पा बच जाते हैं कि भैया हमने तो जो है अब लड़ेंगे इसके विरुद्ध, शेरशाह के विरुद्ध। और ये बहुत समझाता है मालदेव को कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हमने नहीं आप चीटिंग करी है आपके साथ, पर ये मानता नहीं है और ये आ जाता है कहाँ पर, अपनी राजधानी में वापस जोधपुर। अब जयता और कुप्पा लड़ते हैं किसके विरुद्ध, जयता और कुप्पा लड़ते हैं शेरशाह के विरुद्ध, और फिर तो इनका हारना तो तय था, तो ये लोग हार जाते हैं। हालांकि बाद में इसको पता लगता है मालदेव को कि ये एक षड्यंत्र था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस प्रकार से जो है फूट डलवा कर वो जीत हासिल इन पर कर लेता है। पर वो बाद में ये घोषणा करता है शेरशाह कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, है ना। मतलब एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने मेरी जो हिंदुस्तान की बादशाह थी वो उन्होंने लगभग खो दी थी, बस थोड़ा सा ये मौत को चूके टक से वापस आया था, आप समझ लीजिए। ये बाजरे के लिए, एक मुट्ठी बाजरे के लिए क्यों होता है इसने, इसलिए कहा क्योंकि ये जो मारवाड़ वाला इलाका था ना, यहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं था खेती, एक है ना, यहाँ पर जो है ज़्यादातर ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सिर्फ बाजरा ही हुआ करता था, इसी प्रकार की खेती हुआ करती थी। तो इसने कहा कि भाई मैं कुछ मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, थोड़ा सा ये बच गया। इस प्रकार से ये फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये जीत जाता है राव मालदेव से। ये देखिए मालदेव ठीक है, आगे चलते हैं। अब होता है कालिंजर का अभियान। कालिंजर के अभियान ये 1545 ईस्वी में कालिंजर पर हमला करता है, और ये शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान होता है। यहाँ का राजा होता कीरत सिंह। कीरत सिंह ने क्या कर दिया, शेरशाह के आदेश के विरुद्ध रीवा का शासक हुआ करता था वीरभान, उसको संरक्षण दे दिया। इसने मना किया था कीरत सिंह को कि भाई इस आदमी को कोई संरक्षण नहीं देगा, ये वीरभान को, मगर कीरत सिंह ने इसको संरक्षण दे दिया। तो इसलिए कालिंजर के ऊपर हमला करना पड़ गया शेरशाह को, और कालिंजर के किले को ये घेर लेता है और 6 महीने तक घेरा चलता है। पहले के टाइम में ऐसा ही हुआ करता था, युद्ध कर लेते थे और किला जो होता था उसको घेर लेते थे। भाई कभी तो इसका रसद और पानी समाप्त होगा और इनको किलों का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि राजपूत लोग होशियार हुआ करते थे, ये किले बनाया करते थे ऊंचाई पर, क्योंकि इनकी सेना इनके पास कम हुआ करती थी, तो ये ऊंचाई पर किले बनाया करते थे और मजबूत दरवाजे उनके हुआ करते थे। तो ये दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाया करते थे कि अब आप बैठे रहो, नीचे से क्या करोगे। और ये लोग क्या करते थे, इनको इंतजार करना पड़ता था साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, कि भैया जब इनके रसद और खाना पानी समाप्त होगा तब जाके हम ये दरवाजे खोलेंगे और तब जाके हम इनसे युद्ध लड़ेंगे। अब होता क्या है, इधर से फिर जब ये नहीं 6 माह तक दरवाजे खोलते हैं तो इधर से ये हमला करते हैं, गोला बारूद जो है वो दागने लगते हैं किले की दीवार पर। एक गोला जो है वो लौट कर वापस आ जाता है और फट जाता है, और वो किसके ऊपर गिर जाता है, शेरशाह सूरी के ऊपर फट जाता है, इसलिए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है इस प्रकार से कालिंजर के अभियान में। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। तो शेरशाह के बारे में देख लिया आपने, किस प्रकार से एक फरीद नाम का आदमी नौकरी करता करता एक प्रांतीय जो गवर्नर हुआ करता था उसका एक विश्वसनीय आदमी बन जाता है, उसके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। फिर देखिए धीरे धीरे नायब सूबेदार बन जाता है, फिर नायब सूबेदार से एक वक्त ऐसा आता है कि भारत का वो बादशाह बन जाता है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं शेरशाह का हम प्रशासन, कि शेरशाह का प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था। ये ज़्यादातर तो देखिए वो डिपार्टमेंट वही है जो हमने सल्तनत काल में जो डिपार्टमेंट देखे ना, मैक्सिमम डिपार्टमेंट तो वही है। ठीक है, जैसे दीवान वजारत हमने उस काल में भी देखा था, तो ये क्या होता था, इनकम और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट होता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, आय और व्यय का डिपार्टमेंट होता था दीवान वजारत। और दीवान आरिज क्या होता था, ये सेना का डिपार्टमेंट होता था, और इसका जो कौन होता था, दीवान ममालिक इसका मुखिया होता था। जैसे हमारे सेना अध्यक्ष है ना, तो हमारे सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है, दीवान ममालिक ही हैं। ठीक है, और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो क्या है, दीवान आरिज है। फिर दीवान रसातल, ये रसातल क्या होता था, विदेश मंत्रालय है ना। तो अभी हमारे दीवान रसातल के मुखिया जो है वो कौन है, एस जयशंकर है ना, एस जयशंकर दीवान रसातल कि ये मुखिया हैं अपने। ठीक, फिर दीवान इंशा क्या हुआ करता था, ये जो शाही घोषणाएं हुआ करती थी, कोई संदेश हुआ करते थे, उनको रिकॉर्ड रखने वाले लोग ये होते थे दीवान इंशा में। देखिए सल्तनत काल में भी ये डिपार्टमेंट थे। दीवान काजी क्या हुआ करता था, दीवान काजी थे ये न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था अपना, मान लीजिए आप इसको कोर्ट मान लीजिए आप, है ना,
आज के जो न्यायालय हैं वो, तो दीवाने काजी के अधीन हुआ करता था वो, और इसका मुख्य काजी होता था, उसके अधीन ये विभाग हुआ करता था। और सबसे बड़ा तो देखिए न्यायाधीश कौन होता था, सुल्तानी हुआ करता था। अब दीवाने बरीद, मैं तब भी आपको बताया था, ये है डाक व्यवस्था और गुप्तचर विभाग, मुख्य रूप से गुप्तचर विभाग दीवाने बरीद, है ना, हुआ करता था, जैसे हमारे रॉ और IB है उस प्रकार से। ये तो हो गया केंद्रीय प्रशासन, ये डिपार्टमेंट हमने देख लिया। डिपार्टमेंट्स के आपको नाम याद रख लेना है, कनेक्ट करने के लिए जो है, मैच करने के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको हल्के में नहीं लेनी है, सवाल कहीं से भी बन सकता है। ठीक है साहब। अब आ जाते हैं प्रांतीय प्रशासन में। वो तो हमने देख लिया केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था। अब प्रांतों में किस प्रकार का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो प्रांतों को क्या कहते थे, सूबा या इक्ता कहा जाता था। देखिए जैसे आज है भारत में कितने सूबे हैं, 28 सूबे हैं ना, है ना। तो सूबा, देखिए ये क्वेश्चन बन गया था एक बार, सूबा, सरकार, परगना, इनको एक उसमें लगाने के लिए बोल दिया था कि अवरोही क्रम आरोही क्रम में इनको लगाइए, है ना। तो सूबा, सूबा मतलब राज्य, यानी दो इनके लिए तो जो देश हुआ करता था इनका, तो जो इनका जो देश था उनको प्रांतों में बांट दिया करते थे। उन प्रांतों को क्या कहते थे, सूबा या इक्ता। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी ना। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, ठीक है। और जो सूबा होता था उसका हाकिम कौन हुआ करता था, उसका प्रमुख जो होता था वो होता था हाकिम अमीन या फौजदार उसे कहते थे, है ना। तो पंजाब के हाकिम थे हैबत खां, उसको मसनद आलम की उपाधि दी गई थी। अब देखिए पंजाब का हाकिम उस टाइम पे हैबत खां था। अभी पंजाब का हाकिम कौन है, कौन है, आम आदमी पार्टी के हैं ना, क्या नाम है उनका, कोई तो मान साहब है ना। तो वो अभी पंजाब के हाकिम है। दिल्ली के हाकिम जैसे कि अभी है अरविंद केजरीवाल साहब, है ना। इस प्रकार से हाकिम मतलब जो सूबा होता था, सूबे का मुखिया होता था, उसे हाकिम अमीन या फौजदार कहा करते थे, ठीक है। और फिर देख लेते हैं सरकार। सरकार क्या हुआ करता था कि जैसे परगना, ये जो अपना सूबा हो गया, सूबे के अंदर सरकार बटे होते थे। सरकार मतलब आज के जिले के बराबर सरकार हुआ करते थे। तो इसका जो संपूर्ण साम्राज्य था उसको 47 सरकारों में विभाजित किया गया था। प्रांत हुआ करते थे वो सरकारों में विभाजित हुआ करते थे, और इसके दो अधिकारी होते थे, एक मुंसिफ, एक मुंसिफान, एक है शिकदार, एक शिकदारान। मुंसिफ, देखिए आज भी मुंसिफ अदालतें होती है ना, मुंसिफ हुआ करता था न्यायाधीश, और शिकदार हुआ करता था शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला, वहाँ का जो होता था वो होता था शिकदार। आज शांति व्यवस्था स्थापित करना जिले में किसका काम है, कलेक्टर का काम है ना। हाँ, तो वो इस कलेक्टर जैसा ही हुआ करता था शिकदार। अब सरकार को बांटा होता था परगनों में। परगने मतलब आज की अगर हम देखें तहसील की जैसे ही वैसे होते थे परगने। परगने में हुआ करता था मुंसिफ और फौजदार जो कि खजांची होता था, और कारकुन जो कि लिपिक हुआ करते थे, है ना। तो मुंसिफ। फिर सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी गांव। गांव में होते थे पटवारी, प्रधान, है ना, या चौधरी वगैरह। ये आपको याद रखना है। यहाँ मैं आपको समझा दूँ एक बार नई स्लाइड लेके। सबसे पहले देखिए ये पूरा हो गया अपना साम्राज्य, मान लीजिए ये हो गया दिल्ली का पूरा साम्राज्य। अब इस साम्राज्य को बांट दिया जाता था सूबों में। मान लीजिए 4 सूबे हो गए, है ना, सूबा 1, सूबा 2, सूबा 3, सूबा 4, है ना। सूबा मतलब आज के राज्य के जैसे हो गए। अब ये जो प्रत्येक सूबा था उसको सरकारों में बांट दिया जाता था। मान लीजिए इस सूबे में 4 सरकार हो गए, है ना। तो ये 4 सरकार हो गया, सरकार 1, सरकार 2, सरकार 3, सरकार 4, ठीक है। अब ये जो सरकार हो गया, इस सरकार को किस में बांट दिया करते थे, परगनों में बांट दिया करते थे, है ना। तो ये मान लो हो गया परगना, है ना। और इस परगने के अंदर क्या होते थे, इस परगने के अंदर हुआ करते थे गांव, है ना। ये तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव, है ना। सूबे का जो मुखिया होता था उसे सूबेदार कह दिया जाता था, या तो उसे अमीन कह दिया जाता था, या तो उसे हाकिम कह दिया जाता था। हाकिम, अमीन, और सूबा है तो सूबेदार होगा ही, है ना। ये सरकार हो गया। फिर परगना, फिर गांव। गांव में कौन होता था, गांव का याद रख लेना, चौधरी हो गया, पटवारी, खूत, मुकद्दम। इस प्रकार से कोई आ जाए तो वो कौन से प्रशासन से संबंधित है, वो ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है। ये आपको याद रख लेना इतना, ठीक है। सरकार में कौन होते थे, मुंसिफ, मुंसिफान, और शिकदार, शिकदारान। आप तो मुंसिफ और शिकदार ये याद रख लीजिए, मुंसिफ, मुंसिफान, ठीक है।
हो गया ये। अब चलते हैं सैन्य व्यवस्था उस प्रकार की वहाँ पर किस प्रकार की हुआ करती थी। देखिए जो राज्य हुआ करते थे ये केंद्रीकृत राज्य हुआ करते थे। केंद्रीकृत राज्य, केंद्रीकृत का राज्य का मतलब होता है कि सब कुछ केंद्र के हाथों में होता था, एक व्यक्ति के हाथों में हुआ करता था, सेना के दम पर सारा काम हुआ करता था। देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया था, स्टेटमेंट बन गया था एक बार कि मुगल साम्राज्य जो है वो एक केंद्रीकृत जो है वो सैन्य प्रशासन हुआ करता था। तो हाँ, वो केंद्रीकृत सैन्य प्रशासन, सैन्य राज्य था। सैन्य राज्य मतलब सेना के दम पर शासन किया जाता था पूरा। एक मिनट में पानी पी लूँ। तो सेना के बल पर ही उस टाइम में अधिकार किया जाता था पूरी भूमि पर। ठीक है, तो एक शक्तिशाली, अनुशासित और संगठित सेना होना बहुत आवश्यक उस काल में हुआ करता था। और शेरशाह ने सैनिकों की भर्ती करने में, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने में व्यक्तिगत रुचि उसने ली। उसने दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा भी पुनः प्रचलित उसने करवाई। ये शुरुआत इसने किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत करी थी। हमने देखा था ना, खिलजी जो है वो दाग और हुलिया पद्धति की शुरुआत करता है। अब पैसा कहाँ से आता होगा? पैसे के दम पे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। पैसा आता था, राजस्व वसूल किया जाता था, जजिया, है ना, जजिया हमने देखा था कि हिंदुओं से वसूल किया जाता था। ठीक है, ताकि उस सैन्य सेवा नहीं प्रदान करने के बदले उनसे लिया जाता था। वाणिज्य से टकसाल मतलब जो सिक्के ढाले जाते थे, उपहार भी प्राप्त होता था। विभिन्न जो सामंत लोग हुआ करते थे, नमक चुंगी प्राप्त होते थे अगर राज्य से होकर कोई गुजरता। तो खम्स या खुम्स क्या होता था? लूट का जो माल होता था वो। ये राजस्व की, जो राज्य की आय थी उसके साधन हुआ करते थे। और जो अमीर लोग हुआ करते थे वो भी राजा को भेंट प्रदान किया करते थे। ठीक है, अब राजस्व प्रशासन जो है वो किस प्रकार का था? तो रैयतवाड़ी प्रकार का राजस्व प्रशासन उस काल में हुआ करता था, है ना। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, एक तो होता है जमींदारी व्यवस्था, जैसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। एक होता है रैयतवाड़ी, एक होता है महालवाड़ी। अभी यहाँ पर हम समझ ले रहे हैं रैयतवाड़ी के बारे में। रैयतवाड़ी में क्या होता है कि भूमि जो है उसका पूरा सर्वेक्षण करवाया जाता है, ठीक से नाप जोख करवाया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, जो किसान लोग होते हैं उनसे डायरेक्टली जो है राज्य क्या वसूल कर लेता है? लगान वसूल कर लेता है। ये होता है रैयतवाड़ी। जमींदारी स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के माध्यम से वसूल किया जाता है। महालवाड़ी में क्या होता है? पूरे ग्राम जो है उससे वसूल किया जाता है। ठीक है ना, जितना भी कर होगा एक गांव का निर्धारित कर देंगे कि तुम्हारे गांव से इतना करोड़ रुपया हमको मिलना चाहिए, इतना अनाज मिलना चाहिए वैसे। ठीक है, ये हो गया। तो रैयतवाड़ी जो है उस काल में लगान व्यवस्था उस हुआ करती थी। देखिए वर्गीकरण पूरा करवाया जाता था कि भूमि किस प्रकार से है ना। पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था, 33% के आसपास ले लिया जाता था। और फिर हमने भू राजस्व की 3 प्रथाएं पहले भी देखी थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। जब मैं आपको सल्तनत काल पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताई थी। खेत बटाई में क्या होता है कि खेत में फसल उगा दी और फसल उगाने के बाद ही बटाई कर लेते, भाई ये पूरा खेत है, इसमें से 2 तुझे अच्छा लगे वो वाला पार्ट ले ले। फिर लंक बटाई में क्या होता था कि फसल काटने के बाद बिना भूसे में से अनाज निकाले बिना ही बांट लेते थे। और रास बटाई में क्या होता था कि भूसे से अनाज अलग करने के बाद जो होता था वो होता था रास बटाई। समझ गए? अब आ जाते हैं नकदी या जप्ती, है ना, या जमई, एक ही बात है। तो किसानों से जो है लगान नगद भी वसूल कर लिया जाता था और अनाज के रूप में भी वसूल कर लिया जाता था। और भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आज भी गज, एक गज होते हैं ना, कितनी गज होती है, तो उस टाइम में होती थी सिकंदरी गज। अब देखिए ये याद रखने वाली बात है कि सिकंदरी गज क्या थी या सिकंदरी गज का इस्तेमाल कब किया जाता था। तो सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया जाता था शेरशाह के काल में। ठीक है, और इसने एक सन की डंडी का प्रयोग भी शुरू करवाया था। ठीक है, तो शेरशाह के काल में सिकंदरी गज, ये याद रखना। फिर न्याय व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी? तो शेरशाह बोल रहे न्यायप्रिय आदमी हुआ करता था और साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश तो सुल्तानी वैसे बादशाह ही हुआ करता था। और उसने स्वयं को सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण उसने कर रखी थी। और काजी जो हुआ करता था वो सिर्फ ऐसनिक मुकदमों में ही निर्णय दिया करता था। ऐसनिक मुकदमा मतलब जो सिविल प्रकार के हुआ करते थे, डाइवोर्स वाला हो गया, भू संपत्ति वाला हो गया, इस प्रकार से जो है वो काजी उनका निर्णय दिया करता था। बाकी जो होते थे उनका निर्णय कौन करता था? सुल्तान किया करता था। और गांव स्तर पर तो कौन? चौधरी या खूत और मुकद्दम लोग होते थे, वही गांव का संभालिया करते थे। देखिए अभी अगर आप कोई ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, वैसे तो जो हिंदी में पढ़ रहे हो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों से ही होंगे, है ना। इंग्लिश तो एक एलीट भाषा बन के रह गई है, वही बात है, अंग्रेजों के टाइम से होता है।
तो चौधरी और मुकद्दम, देख चौधरी तो आप भी गांव में आपने अभी तक थोड़े सालों पहले तक चौधरी और ये लोग हुआ करते थे। गांव में पंचायत बैठती थी, कुछ बात हो जाती थी तो है ना, किसी भी जाति की होती तो जाति समाज की वो पंचायत बैठती थी, फिर वो निर्णय लिया करती थी, तो गांव में ही मामला निपट जाया करता था। अभी भी गांव में तो होता है 5 आदमी बुला लेते हैं, कुछ भी होता है तो 5 आदमी बुला लो, है ना। और ये गाँव में तो ये कहावत भी है कि तू कहीं का चौधरी है क्या, तो वही चौधरी मतलब वो गांव व्यवस्था से इस न्याय की व्यवस्था कौन संभालते थे, चौधरी और मुकद्दम लोग संभाला करते थे। अब देखिए इसके काल में पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ करती थी, है ना, एक बहुत बढ़िया पुलिस व्यवस्था इस काल में हुआ करती थी, और गुप्तचर व्यवस्था भी इसकी बहुत बढ़िया हुआ करती थी। ये पुलिस जो है जो सैन्य मतलब सैन्य क्या, जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे उन पर पुलिस तैनात रहा करती थी कि किसी भी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर आ जाता है मुद्रा। मुद्रा जो है, इसकी मुद्राओं का नाम आपको याद रख लेना। एक तो रुपया, रुपया जो आज हम इस्तेमाल करते हैं ना, रुपया, ये रुपया ये चांदी का सिक्का हुआ करता था, तो ये इसकी मुद्रा हुआ करती थी। कुछ इसने तांबे के सिक्के भी चलाए थे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, जिसको कहते थे दाम। अभी भी कहते हैं दाम पटक, यहाँ दाम, इस पे के दाम लगते हैं तब काम होता है। तो दाम और रुपया ये शेरशाह के शुरू करे हुए सिक्के या मुद्राएं हैं, है ना। दाम जो था वो तांबे का था, और जो रुपया था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। और इसके जो चांदी के सिक्के हैं उस पर तो शेरशाह लिखा हुआ भी है, मैं अभी आपको चित्र में दिखाऊंगा कि शेरशाह देखिए लिखा हुआ भी है उसका देवनागरी लिपि में। देखिए ये लिखा है शेरशाह, ये शेरशाह है ना, वो देवनागरी में लिखा हुआ भी है इसकी। ये है रुपया और ये है दाम, है ना, ये इसके सिक्के हुआ करते थे, मुद्राएं इसकी हुआ करती थी, ठीक है। फिर व्यापार के लिए इसने बहुत बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया। आयात कर और बिक्री कर के अलावा कोई टैक्स ये नहीं लिया करता था, यानी ये भी वन नेशन वन टैक्स वाला काम ही किया करता था। जीएसटी वगैरह ये लगाया करता था, मतलब दो ही जीएसटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना। ये जो है बहुत सिंप्लीफाइड रखा करता था टैक्स व्यवस्था को अपनी, ठीक है। फिर सड़कें और सराएं भी इसने बहुत सारी बनवाई हैं, जैसे बंगाल से लेकर सिंध तक जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जाती थी। ग्रैंड ट्रंक रोड की मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ गई, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड में अच्छा चलो छोड़ो, मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड ये अपना भारत का नक्शा है, इस बहाने आपको भारत का नक्शा बनाना भी कम से कम देखिए। ये है यहाँ बंगाल, है ना, ये बंगाल से लेके इस प्रकार से जाती थी यहाँ पर काबुल तक, तो ये थी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। तो ये जीटी रोड जो है इसका निर्माण भी इसने करवाया था, ठीक है। फिर क्या था, इसने बहुत सारी सराएं वगैरह बनवा रखी थी, यानी कि जैसे जो भी व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे उसके पास बहुत सारी सराएं मतलब आप जहाँ पर व्यापारी लोग वगैरह रुक सकते थे और रेस्ट वगैरह कर सकते थे, खाना वगैरह खा सकते थे। इस प्रकार से इसने बहुत सारी सरायों का निर्माण कराया, जैसे 1700 सरायों का निर्माण इसने कराया ऐसा माना जाता है, जिसमें व्यापारी लोगों को दिक्कत ना हो, वहाँ पर रुक पाए, तो व्यापारियों का बड़ा ध्यान रखा ये करता था, ठीक है। वहाँ हिंदू मुसलमान सबके रहने की अलग व्यवस्था थी और बड़ी अच्छी वहाँ पर व्यवस्था इनकी हुआ करती थी। सड़कों में देख लीजिए, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से मारवाड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक, इस प्रकार से अनेक सड़कों का निर्माण भी इसने करवाया था। फिर देखिए ये दान वगैरह भी, अस्पताल वगैरह भी ये खुलवा इसने रखे थे, जैसे औषधालय वगैरह का निर्माण करवा रखा था, वहाँ पर वैद्य वगैरह बैठा करते थे, और ये भंडारा वगैरह भी करवाता रहता था। देखने प्रतिदिन 500 अशरफी जो है वो तो खर्चा कर देता था ये भंडारा वगैरह कराने में, गरीब लोगों को खाना वाना खिलवाने में। ये इसकी मुद्राएं हैं। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने अच्छा सारा काम किया। जो मदरसे और मकतब हुआ करते थे उनको इन्होंने बड़ी सहायता करी, ताकि शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सके लोग, और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी इसने करी थी, ये याद रखना आप, ठीक है। फिर साहित्य, कला और भवन के निर्माण में अगर देखा जाए तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था, चित्तौड़ का साका और अलाउद्दीन खिलजी करता है 1303 ईस्वी में हमला, कहाँ, चित्तौड़ पर, और वहाँ की रानी होती है पद्मावती, है ना। तो इसकी एक कहानी प्रचलित है कि रानी पद्मावती की सुंदरता से मोहित होकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, परंतु एक सुल्तान इतना पागल तो नहीं है किसी एक महिला के लिए जो है हमला कर दे। वो तो सब कहानियाँ हैं, बाद में कहानियाँ बनाई गई है, और ये कहानियाँ किसने लिखी थी, यह मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में आके ये कहानी लिखी थी। वो हमला क्यों किया गया था, वो हमला तो इसलिए किया गया था क्योंकि वो तो कारण तो मैंने आपको उस वीडियो में वैसे बताए हैं, ठीक है,
ठीक है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के काल में ही जो है पद्मावत की रचना की थी, ठीक है, ये याद रखना आपको। इसने रोहतासगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया, सहसारा में एक झील के ऊपर इसने मकबरे का निर्माण करवाया, दीन पना जो वो होती थी, इमारत हुआ करती थी दिल्ली में, उसको तुड़वाकर इसने एक किले का निर्माण करवा दिया वहाँ पर, है ना। और फिर शेरसूर नाम से इसने कन्नौज नगर को शेरसूर का से नाम से इसने कन्नौज नगर को जो है फिर से बसा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ये तो आप याद ही रख लेना, इसके काल में बनाई गई थी। पुराना किला जो बना हुआ है दिल्ली में, अगर आप में से कोई नहीं गया तो आप जाइएगा, वो शेरशाह सूर का ही बनाया हुआ था, ठीक है। फिर शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? देखिए उसकी मृत्यु हो जाती है, अचानक युद्ध में गया, गोला आके इसके ऊपर फूट गया तो अचानक ही मर गया। अब इसके दो बेटे थे, एक था आदिल, एक था जलाल। अब क्या हुआ, दोनों ही उस टाइम पे नहीं थे, पर जलाल जो है छोटा बेटा था, वो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाता है और इसकी वजह से वहाँ के जो अमीर हुआ करते थे, अमीरों ने इसका राज्याभिषेक कर दिया, इसको राजा घोषित कर दिया कि भाई, क्योंकि राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो जलाल खां जो था उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर वो बैठ जाता है। तो 1545 से लेकर 1553 ईस्वी तक ये शासन करता है। ये अच्छा राजा माना जाता है इसको भी, तो ये भी एक योग्य और शक्तिशाली राजा था, परंतु ये अविश्वासी आदमी था, डाउट बहुत करता था लोगों पे ये, इसकी वजह से इसके जो अमीर लोग थे वो इसके विरुद्ध हो जाते हैं और इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं, ठीक है। फिर एक होता खवास खां। खवास खां मैंने बताया था आपको, जब मैं आपको किला पढ़ा रहा था रोहतासगढ़ का, तो वहाँ पर खवास खां को नियुक्त किया जाता है। और इस्लाम शाह का भाई होता है ना आदिल खां, अभी मैंने बताया था ये आदिल खां। तो आदिल खां ये दोनों को ये पराजित कर देता है, षड्यंत्र जो इसके ऊपर करते हैं ये। फिर ये भाग जाते हैं और जो भी षड्यंत्र करता है उनको ये इस्लाम शाह बहुत कठोर दंड देता है, ठीक है। फिर शेर शाह के गुण तो उसमें थोड़ा अब नहीं थे, जैसा शेर शाह था वैसा तो नहीं था, पर ठीक ठाक आदमी ये योग्य ये हुआ करता था। अब आता है मोहम्मद आदिल। ये आदिल इसका भाई वाला आदिल नहीं है, ये कोई दूसरा आदिल है। इसके बाद में क्या होता है, इसका बेटा फिरोज राजा बनता है। इस्लाम शाह के बाद में इसका बेटा फिरोज होता है, वो बैठता है गद्दी पर, परंतु मुबारिज खां नाम का एक व्यक्ति होता है, वो उसकी हत्या कर देता है और मुबारिज खां खुद मोहम्मद आदिल की उपाधि धारण करके राजा बन जाता है। और इसी मोहम्मद आदिल के काल में, वे मोहम्मद आदिल का भाई नहीं था, ठीक है, तो उसी मोहम्मद आदिल के काल में इसका प्रधानमंत्री बनता है हेमू। हेमू जो है इसका प्रधानमंत्री बनता है। और हेमू जो है रेवाड़ी की धूसर जाति से संबंधित था, हिंदू व्यक्ति ये हुआ करता था, और ये देखिए बड़ा विश्वास पात्र बन के उच्च पद प्राप्त कर लेता है। और ये जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता, मैंने तब भी आपको बताया था। और ये अंतिम कोई शासक होता है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और सबसे महान विक्रमादित्य कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य, सबसे महान विक्रमादित्य होता है, ठीक है। इसके वजह ये देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। पर ये जो मोहम्मद आदिल होता है ये कोई ठीक राजा नहीं होता है, विलासी राजा होता है। इसकी वजह से षड्यंत्र होने लगते हैं, राजद्रोह होने लगता है और भ्रष्टाचार बहुत होने लगता है इसके काल में, ठीक है। इसकी वजह से पूरा ये यहाँ पर ये आपको कोई याद रखने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कभी कोई स्वतंत्र घोषित कर दे रहा है, कोई कहाँ का गवर्नर है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे रहा है। इस प्रकार से क्या होता है, पूरा ये साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगता है। और इसी का फ़ायदा उठाता है हुमायूं, और हुमायूं सिकंदर सूर को पराजित कर देता है, जो वहाँ का उस टाइम पे राजा होता है, और सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लेता है हुमायूं। और इस प्रकार से पूरा अफगान साम्राज्य जो था उसका अंत हो जाता है ना। तो हमने देख लिया शेर शाह सूर के बारे में, ठीक है, उसके जो प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था, रुपया दाम, उसके जो मुद्राएं हुआ करती थी वो हमने देख लिया, ठीक है। ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। कल का लेक्चर है, कल मतलब परसों देखेंगे, कल तो छुट्टी है वैसे भी। और जो नववर्ष आने वाला है उसकी आपको एडवांस में ही हार्दिक बधाइयाँ। और इस नववर्ष का जो है आप थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करना इसको, अच्छे से कुछ रेजोल्यूशन आप भी लेना, है ना, हम भी लेते हैं, आप भी लेना कुछ अच्छा करने का, ठीक है ना। जब जागो तभी सवेरा है। और बस इसी के साथ ये समाप्त करते हैं वीडियो अपना। इस लेक्चर के आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिए और पढ़िए। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।